एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि विजुअलाइजेशन से या फिर निमोनिक्स और ट्रिक्स की हेल्प से जितना हो सके चीज़ों को ईजी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास मैटर प्रेजेंट है ना। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जिसमें भी मास और वॉल्यूम होता है वो सब क्या होती है? मैटर। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मैटर को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी वो कैटेगरीज होती हैं? फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, इसके अलावा आपने 2 और कैटेगरीज के बारे में भी पढ़ा है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें तो बस ये 3 ही कैटेगरीज होती हैं, है ना। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका मैटर है वो किस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा? मतलब वो सॉलिड होगा कि वो लिक्विड होगा या फिर वो गैस होगा। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने 2 मेजर फैक्टर्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मल एनर्जी, और जिसे आप एज काइनेटिक एनर्जी भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस समझते हैं कैसे। तो आप खुद से ही लेकर चलो कि अगर आपने अभी खाना वाना खाया है और अच्छे से जूस वूस पिया है तो आप में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि आप इधर उधर घूमोगे, फटाफट से सारे काम करोगे, आप एक जगह पर टिक कर नहीं बैठोगे क्योंकि अभी आप में एनर्जी है। तो हाँ, जिसने जो काम बोल दिया या फिर आपको जो भी काम करना है आप उसे जल्दी जल्दी करोगे। ठीक है, सेम वही चीज़ें होती हैं मैटर के पार्टिकल्स के साथ। अगर मान लो ये यहाँ पर ये 3-4 पार्टिकल्स हैं, है ना, और अभी इनमें एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो अब ये एक जगह तो बैठेंगे नहीं, कभी इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर ये इधर जा रहे हैं, मतलब इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहेंगे, है ना। तो ऐसा किस केस में होता है? ये केस है गैस का। इसका मतलब अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मैटर है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर थर्मल एनर्जी कम होती जाएगी तो लिक्विड स्टेट एंड सबसे कम सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, अभी आप थक चुके हो, आपने बहुत काम कर लिया, अभी आपकी एनर्जी डाउन है। तो एक बार अगर सोफा पे बैठ गए तो बस बैठ गए, अब नहीं हिलना, अब हमसे कुछ मत बोलो, अब हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ। मतलब पार्टिकल्स में क्या एनर्जी बहुत कम है, तो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, ये नहीं कि इधर से उधर मूव किए जा रहे हैं, है ना। सेकेंड आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब फोर्सेस को हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लिया आपके पास मोबाइल है ना, अब आप मोबाइल में कुछ स्टडी वाली वीडियोस देख रहे हो तो क्या है, आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, बहुत कम होगा। कहाँ पढ़ाई कौन कर रहा है, थोड़ा सा भी किसी ने बोला कि हाँ चलो इधर उधर चल रहे हैं, हाँ चलो ठीक है चल रहे हैं। तो ये सेम यही केस होता है पार्टिकल्स के साथ। अभी पार्टिकल्स में फोर्स बहुत कम है आपस में ना, तो ये इधर से उधर घूमते रहेंगे, एक दूसरे का कोई फोर्स ही नहीं है इन पर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि फोर्स ज़्यादा हो जाता है, अभी आप कोई गेम खेल रहे हो ना और गेम में लेवल चल रहा है और आप मिड में हो और किसी ने बोल दिया कि चल अरे नहीं पहले ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही उठूंगा मैं यहाँ से, तो वो केस होता है सॉलिड्स के साथ। कि मतलब सॉलिड्स में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं, एक जगह पर फिक्स रहते हैं, ये नहीं कि इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैटर की क्या टेंडेंसी रहेगी कि वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं तो लिक्विड स्टेट, और अगर बहुत कम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज तो टेंडेंसी होगी कि जो आपका मैटर है वो आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 चीज़ें निकल कर आती हैं कि अगर हम लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों में क्योंकि थर्मल एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, तो इनमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। दैट मीन्स सॉलिड और गैस जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, और इसीलिए इस फ्लो की टेंडेंसी की वजह से ही इनको एक और नाम भी बोला जाता है फ्लूइड्स। तो अगर आपसे कोई कहे कि फ्लूइड्स क्या है तो कुछ नया नहीं है, बस लिक्विड और गैस को एक साथ एक कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है फ्लूइड्स का। ठीक है, अब अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत कम है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं एक जगह पर जहाँ पर भी रहेंगे उस पोजीशन पर फिक्स हैं। हाँ, वो अपनी जगह पर ऑक्सीलेशन करेंगे और वाइब्रेशन करेंगे, जो उनके बोन्स होंगे उनके बीच में वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन मतलब जैसे ये मार्कर है तो ये इस तरीके से अपनी अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा, और ऑक्सीलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, लेकिन इसी मेन पोजीशन के अराउंड। ये नहीं कि अभी यहाँ पे थोड़ी देर में ये मार्कर यहाँ पे चला गया, थोड़ी देर में यहाँ पे चला गया, इस तरीके से नहीं होगा। अपनी पोजीशन पर रहेंगे, बोन्स वाइब्रेट कर सकते हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीलेट करेंगे, दैट्स इट। इसका मतलब सॉलिड्स क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, दृढ़, मतलब अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। तो इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। दैट मीन्स सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये बात करूं कि हाँ हमें ना पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखना है कि पार्टिकल्स जो
किसी भी मैटर में, किसी भी स्टेट में है, वो किस तरीके से अरेंज है। तो अगर मैं गैस की बात करती हूँ तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये किस तरीके से अरेंज है पार्टिकल्स। अरे जब पार्टिकल्स एक जगह पर रुक ही नहीं रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, तो कैसे हम पता करें कि ये किस तरीके से अरेंज है ना। सेम थिंग हो जाती है लिक्विड के साथ, क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी है, फ्लो कर रहे हैं ये, तो हम ये तो पता ही नहीं कर सकते कि हाँ किसी एक पोजिशन पर ये किस तरीके से अरेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ना रोड पर हो, रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, पूरी रोड अच्छे से खाली पड़ी है तो फटाफट से जा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, अरे कहाँ अरेंज है, भागे जा रहे हैं, क्या बताएं कि कहाँ अरेंज है ना। तो वो केस होता है लिक्विड और गैस के साथ। लेकिन वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड का मतलब ट्रैफिक जाम है, रुके हुए हैं, तो अभी आप बता सकते हो ना कि हाँ ये किस तरीके से अरेंज है, कि हाँ 2 बाइक हैं, 3 यहाँ पर कार है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जबकि हम सॉलिड्स में अरेंजमेंट सही से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम इसीलिए सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब यहाँ पर हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके का होता है ना। बात हो गई कि हमें पढ़ना क्या है। अब सेकेंड थिंग आती है कि पढ़ना क्यों है। फनी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा, मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है, वो भी एक बात है, लेकिन सिलेबस में क्यों डाला, मतलब क्या जरूरत है कि हम सॉलिड के अंदर भी ये चेक करें कि इसका अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो वो और देख लेते हैं। आपने 2 सब्सटेंस के बारे में सुना होगा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मतलब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कार्बन होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है, ये वर्ड आपको और भी आगे सुनने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली जिनसे मिलकर ये सॉलिड सब्सटेंस बना है। तो ग्रेफाइट किससे मिलकर बना है, कार्बन से, मतलब कार्बन के एटम से, और डायमंड में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के एटम्स। तो वो हो गए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोनों में कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज देखो तो ये सॉफ्ट होता है, जबकि डायमंड हार्ड होता है। इसको आप इजीली कट कर सकते हो, जबकि इसको इजीली कट नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि अगर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इधर हम बात करें तो डायमंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इतना चेंजेस क्यों है, जब दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, दोनों में ही कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपने ये आई थिंक 10th में पढ़ा होगा। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है कि एक सॉफ्ट है एक हार्ड है, एक को कट कर सकते हैं एक को नहीं कर सकते, एक गुड कंडक्टर है एक पुअर कंडक्टर है। तो जब इसके बारे में सर्च किया गया तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया इनके स्ट्रक्चर से। जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से। सेकेंड, कुछ इस टाइप से है ना। और जबकि जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल इस टाइप का। तो इसी के बेसिस पर इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी सॉलिड की, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हमें उसके स्ट्रक्चर को कंसीडर करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, मान लो आप आगे जाके कुछ ना डिस्कवर करने वाले हो तो आपको उसके लिए कुछ हार्ड सब्सटेंस चाहिए। हाँ, हमारे पास प्रेजेंट है, डायमंड का यूज़ कर लो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ और चाहिए जो इतना एक्सपेंसिव नहीं हो, तो आप उसको लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने की कोशिश करो। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो जो सब्सटेंस होगा उसमें हेक्सागोनल टाइप की शेप नहीं हो, स्ट्रक्चर नहीं हो, अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो हेक्सागोनल टाइप का नहीं हो, वरना वो हार्ड की जगह सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ टेट्राहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर हो ताकि जो सब्सटेंस हो वो हार्ड, उसमें हार्डनेस हो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ें, उसके बारे में समझें। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो अब हम सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने बात की थी, हमने सॉलिड्स को जब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफ्रेंशिएट किया था तो हमने वहाँ पर ट्रैफिक को लेकर चले थे ना। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि एक तो वो ट्रैफिक है, हमने क्या समझा था कि सॉलिड में क्या होगा कि जो व्हीकल्स होंगे वो एक जगह पर रुके हुए होंगे, रेस्ट में होंगे। ठीक है, एक तो रोड पर रेस्ट में होते हैं, जब ट्रैफिक जाम लग जाता है ना वहाँ पे भी रेस्ट में है, और एक आप अगर किसी शोरूम में चले जाओ तो वहाँ पर भी जो व्हीकल्स रखे हुए होते हैं वो भी रेस्ट में होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि जो शोरूम में जो व्हीकल्स होते हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं। मतलब अगर कार्स रखी हुई हैं
तो वो इस तरीके से एक प्रॉपर लाइन में अरेंज होंगी, है ना। फिर बाइक होंगी तो बाइक उसके या तो आगे लगी होंगी या फिर एक साइड में को लगी होंगी, इस तरीके से। वहीं अगर आप ट्रैफिक में निकल जाओ रोड पे, तो वहाँ पे भी जाम होता है ना, ट्रैफिक जाम। वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कार हैं, पीछे एक बाइक आ गई, साइड में एक बाइक आ गई, एक कार हो गई, फिर एक बाइक हो गई, मतलब कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है नहीं। अरेंजमेंट तो है चीज़ों का, चीज़ें एक जगह पर फिक्स हैं, लेकिन कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। इसी तरीके से सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में भी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ऑर्डर में लगे हुए होते हैं, लेकिन कभी किन्हीं किन्हीं सब्सटेंस में तो क्या होता है कि वो ऑर्डर बहुत अच्छे से फॉलो होता है, जैसे शोरूम्स में हो रहा है ना। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है किसी किसी मैटर में कि वो जो ऑर्डर होता है वो इतने अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा होता, जैसा कि हमने देखा कि रोड पर ट्रैफिक के टाइम पे होता है। तो इसी बेसिस पर हमने सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दैट मीन्स जो मैंने आपको शोरूम वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। और अमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अभी हम इस रेंज को और ये ऑर्डर क्या मतलब है इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे एक और एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। चलो, मान लो आप ना रोड्स की बात अगर हम करते हैं तो एक होती हैं हाईवे वाली रोड्स और एक होती हैं जो गली मोहल्ले वाली रोड्स होती हैं। तो हाईवे वाली रोड्स क्या है कि वो प्रॉपर, अगर मैं कहूँ कि आपको ईस्ट में जाना है तो ईस्ट में ही जाना है, अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेट ही चलते रहना है ना आपको ईस्ट में जाना है तो ठीक है, हाँ एक ही ऑर्डर है कि आपको ईस्ट में ही जाना है बहुत लॉन्ग टाइम तक। कहीं पे जाके फिर बहुत दूर बाद कोई एक टर्न आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लॉन्ग टाइम तक जो ऑर्डर है वो सेम रहा, है ना। जबकि वहीं अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी लोकेलिटी गली मोहल्ले वाली जो रोड्स होती हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्थ में चले, फिर ईस्ट में चले गए, फिर आप नॉर्थ में चले गए, फिर वेस्ट में चले गए। दैट मीन्स कोई ऑर्डर नहीं है, बहुत थोड़े से टाइम तक ऑर्डर है, फिर चेंज हो गया ऑर्डर, थोड़े टाइम और ऑर्डर रहा, फिर चेंज हो गया। वहीं अगर मैं ट्रैफिक की भी बात करूँ तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ऑर्डर किया कि यहाँ पर 2 कार हैं, फिर एक बाइक हो गई, ठीक है। 2 कार हो गई, फिर एक बाइक हो गई, फिर एक कार हो गई। दैट मीन्स शॉर्ट रेंज तक। यहाँ पे कौन सा ऑर्डर था कि 2 कार एक बाइक, 2 कार एक बाइक। अभी क्या हुआ, एक कार हुई, फिर एक बाइक हो गई, फिर एक कार, फिर एक बाइक। फिर यहाँ पे शॉर्ट रेंज में फिर ऑर्डर चेंज हो गया, है ना। जबकि लॉन्ग रेंज में क्या होगा कि अगर आपकी कार्स की लाइन लगी हुई है तो कार्स की ही लाइन लगी हुई है, फिर उसके आगे अगर बाइक है तो प्रॉपर इस तरीके से बाइक ही है, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब इसमें बहुत शॉर्ट रेंज तक कोई ऑर्डर रहेगा, कोई अरेंजमेंट रहेगा, उसके बाद अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसे देखें ब्रॉड लेवल पे तो हम कहेंगे कोई ऐसा सच अरेंजमेंट ही नहीं है अच्छे से, है ना। और अगर हम इसे कहें तो यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। इसीलिए कई बार जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इन्हीं को ही हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट है वो तो इन्हीं में ही है ना। और इनको बोला जाता है शूडो सॉलिड्स। शूडो सॉलिड्स क्यों बोला जाता है, एक्चुअली इनमें जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ना इनमें फ्लो की टेंडेंसी आ जाती है, जैसे लिक्विड और गैसियस स्टेट में थी। फर्क इतना होता है कि उसमें जो फ्लो होता है वो बहुत जल्दी हमें ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे अगर हम पानी को देखें तो पानी फ्लो होता हुआ बहुत इजीली दिखेगा, गैस को आप देख सकते हो एयर फ्लो होती हुई दिखेगी, ठीक है, मतलब फील भी होगी, दिखेगी भी आपके कर्टेंस वगैरह हिलते हुए। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की तो जैसे ग्लास होता है, अगर आपने पुरानी कोई बिल्डिंग देखी होगी तो उसकी विंडोज़ को अगर आप देखोगे या फिर आपके घर में भी ना कोई बहुत पुराना कोई शीशा होगा, जैसे हमारे घर पे था, मम्मी के शादी के टाइम का एक शीशा था। तो जब उसमें देखते थे ना तो बहुत अजीब अजीब सा फेस दिखता था। उसमें हुआ क्या था कि वो जो मिरर है वो फ्लो कर गया, मतलब इस टाइप से आपका कोई रहा होगा मिरर, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जो यहाँ वाले पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ फ्लो हो गए, तो नीचे से तो हो गया थिक और ऊपर से कैसा रह गया, थिन, पतला हो गया, नीचे से मोटा हो गया। तो इस टाइप की टेंडेंसी किसमें होती है, अमॉर्फस सॉलिड्स में, इसीलिए इन्हें शूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। शूडो का मतलब होता है झूठे, है ना। तो शूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है, या फिर कई बार हम इनका एक और नाम भी बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो बेसिकली लिक्विड क्योंकि ये फ्लो कर जाते हैं। आई होप इतना समझ में आया हो आपको। अब इसी वजह से इनके लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर की वजह से इनमें कुछ इनकी बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज में भी चेंज आते हैं, है ना। तो अभी हम इनमें वही उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है इस ऑर्डर की वजह से। तो एक तो डिफरेंस यहीं से क्लियर है कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। बाकी के डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ
पर आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का और ये एग्जाम्पल है अमोर्फस सॉलिड का। कृपया बॉल के साइज पर ना जाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर एक एटम को शो किया हुआ है। हालांकि इस चैप्टर में जब भी हम आगे बात करेंगे तो हम एटम को ऐसे ना लेकर, मतलब एटम क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से शेल में। तो क्योंकि इसका सारा मास कहाँ पर कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होता है, तो आगे हम जहाँ पर भी बात करेंगे वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को बजाय इस तरीके से पूरा स्फेरिकल दिखाने के, हम उसको सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाएंगे इस तरीके से। अगर आप बुक में भी देखो तो आपके बुक में इस तरीके से पॉइंट्स होंगे और वो दूर दूर होंगे, है ना। तो दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि इस तरीके से पूरा एटम है ऐसे, लेकिन हमने सिर्फ उसको एज पॉइंट ऑब्जेक्ट शो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे एटम्स अरेंज हैं, मतलब पहले येलो, देन ग्रीन, देन येलो एंड देन ग्रीन। ठीक है, जबकि अगर हम अमोर्फस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कहीं पर रेड है, कहीं पर ब्लू है, समझ में ही नहीं आ रहा, कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बहुत लॉन्ग रेंज तक इसी टाइप से एक ऑर्डर है, येलो फिर ग्रीन फिर येलो फिर ग्रीन, एक लाइन में प्रॉपर। जबकि अमोर्फस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर किस तरीके से, अभी देखो अगर आप इसमें चेक करो तो हमको यहाँ पे दिख रहा है रेड ब्लू ब्लू रेड। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि ब्लू रेड फिर उसके बाद ब्लू फिर रेड, लेकिन ये कोई बहुत आगे तक नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप चेक करो तो ब्लू है उसके बाद रेड होना चाहिए था, लेकिन दोनों क्या हो गए, ब्लू ब्लू हो गए। तो दैट मीन्स ऑर्डर तो है बट वो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए है। ऐसा एज सच आप कोई एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो कि हाँ इसमें इसी टाइप का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई। सेकेंड जब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हम किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन तो हम ऑर्डर के बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया, तो इसमें होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन में, और जबकि अमोर्फस में होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सेकेंड अगर हम बात करते हैं शेप की, तो आपको क्या लगता है, देखो आपको पता भी चल रहा है इसमें क्या होगी, एक डेफिनेट शेप होगी प्रॉपर, जबकि इसमें शेप कैसी होगी, इरेगुलर होगी। आप खुद ही देखो कोई एक रेगुलर शेप थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें क्या होगी, एक डेफिनेट शेप होगी, या फिर आप कह सकते हो रेगुलर। ठीक है, और जबकि अगर हम अमोर्फस की बात करते हैं तो इसमें कैसी शेप होगी, इरेगुलर। थर्ड वन इज क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है, क्लीवेज का क्या मतलब होता है, मतलब तोड़ना, किसी चीज का टूट जाना, है ना। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें और मैं इसे ब्रेक करना चाहूँ, मतलब तोड़ना चाहूँ या फिर कट करना चाहूँ, तो अगर मैं इसे यहाँ से कट करती हूँ तो इस तरीके से कट करूँगी, है ना, तो क्या होगा कि इसका एक पार्ट ऐसे ही बिल्कुल प्रॉपर अलग हो जाएगा और इसका एक पार्ट ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, एकदम शार्प कट आया है ना, ऐसे तो नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ कट आया है। तो इसीलिए जब हम क्लीवेज की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम कहते हैं कि जब हम इनको कट करते हैं तो जो हमारी यहाँ पर जो कट आता है वो एकदम स्मूथ कट होता है। ठीक है, और जब हम अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको कट करूंगी, यहाँ से कट कर रही हूँ, है ना, यहाँ तक तो आई, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं एटम को तो नहीं कट कर सकती, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो कट तो कर ही नहीं सकते हम एटम को, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरीके से साइड में को जाना पड़ेगा, है ना, और तब फिर मैं नीचे को आऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो कट होता है वो बजाय बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जैसे कि क्रिस्टलाइन में तो क्या हुआ, एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन हो गई, जबकि इसमें क्या हुआ, मैं इस तरीके से आ रही थी और फिर उसके बाद मुझे ऐसे टेढ़ा होके आना पड़ा। तो आप खुद देखोगे कि यहाँ पर एक प्रॉपर कट नहीं आ रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कट नहीं आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर जो कट था वो स्मूथ था, जो सर्फेसिस आपकी जनरेट हुई वो एकदम प्लेन थी, स्मूथ सर्फेसिस थी, जबकि यहाँ पर क्या होगा कि जो कट होगा वो इरेगुलर कट होगा, मतलब दो पीसों में कट तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कट करने के बाद सर्फेस आई क्या वो ऐसे स्मूथ थी, नहीं, कैसी है, इरेगुलर, है ना। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो सरफेसेस आएंगी वो कैसी होंगी, इरेगुलर, तो इरेगुलर कट। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी एनाइसोट्रॉपी। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि ये क्या है, कैसे है, अच्छे से समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करती हूँ और ये अमोर्फस, इसको अरेंज कर लेते हैं जैसे ये पहले था, कुछ इसी टाइप में था मे बी, है ना, कैसे भी हो सकता है, भाई इसकी कोई रेगुलर शेप तो है नहीं, तो मैंने इसी तरीके से इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एनाइसोट्रॉपी होती क्या है। तो एनाइसोट्रॉपी बेसिकली क्या है कि जब हम किसी भी एक सॉलिड में या किसी भी एक मैटर में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका शेप की अगर हम बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, या फिर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी साइड से उसको देख लें, कहीं से भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कर लें, तो वो सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम आती है दैट मीन्स उस
मैटर में या फिर उस जो भी आपका सॉलिड होगा उसमें आइसोट्रॉपी है, और अगर सेम नहीं आती है तो एनआइसोट्रॉपी है। एन वर्ड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहाँ पर भी हमें नहीं करना होता है ना, जैसे कि जैसे आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी। मुझे अभी एक्चुअली कोई ऐसे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, बट आप इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स देख सकते हो कि जहाँ पर आपने देखा होगा कि हम कोई वर्ड है और उसको अपोजिट करने के लिए उसके आगे एन का यूज़ कर देते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम मेजर करें तो क्या सेम होगा। मान लो मैंने लाइट को यहाँ से एंटर कराया है ना, मेरी लाइट एंटर हुई यहाँ से, तो वो क्या करेगी, पहले उसको येलो वाले एटम को क्रॉस करना पड़ेगा, देन ग्रीन वाला, फिर येलो वाला, फिर ग्रीन वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। मान लिया n1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि उसके आगे कितने हर्डल्स आ रहे हैं या कैसे हर्डल्स आ रहे हैं। इसके सामने कैसे हर्डल्स थे, पहले येलो वाला था, ग्रीन वाला, येलो वाला, ग्रीन वाला। अभी अगर मैं लाइट को इधर से पास कराती हूँ, ऐसे मैंने एक रे डाली जो इस तरीके से गई, तो अब उसके सामने किस टाइप के हर्डल्स होंगे, सारे ग्रीन। और क्योंकि ये अलग अलग एटम है तो इनका साइज भी अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है ना, तो ये अलग अलग तरीके से ही स्पीड को जो लाइट की स्पीड है उसको अलग अलग तरीके से ही आप कह सकते हो कि अलग अलग तरीके से ही उसको रेस्पॉन्स करेंगे, है ना। जिसका साइज बड़ा होगा वो उसकी क्या कोशिश करेगा कि जो लाइट रे है उसको आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो, अगर बड़ा सरफेस है, और अगर छोटा है तो वो उसको पास होने देगा। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो इसके सामने कैसे हर्डल्स आए, ग्रीन वाले। दैट मीन्स जो पहले स्पीड थी अब वो स्पीड नहीं रहेगी। मान लो उसे मैंने कह दिया n2, अब मैंने यहाँ से एक रे यहाँ से पास हुई तो उसके सामने कौन से वाले हर्डल्स आए हैं, येलो वाले। दैट मीन्स स्पीड फिर चेंज होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, n3। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ एमोर्फस सॉलिड में, तो मैं इसमें किधर से भी डाल दूँ, ऐसे डाल दी है ना, तो हालांकि यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे तो सारे रेड रेड है, लेकिन जब आप इसे बड़े में चेक करो, क्योंकि ये इरेग्युलर है, मतलब हमने ऐसे एटम्स लिए ऐसे डाल दिया, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। एक खिचड़ी सी बन चुकी है, इसका कुछ नहीं हम कर सकते। जैसे चलो इसके लिए थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल और मैं दे देती हूँ, वही अपना ट्रैफिक वाले पे आते हैं। तो जब आप मॉल में थे तो वहाँ पे क्या था कि कार्स लगी हुई हैं इस तरीके से, है ना, और बाइक्स अरेंज हैं यहाँ पर इस तरीके से। अभी अगर आप ऐसे निकलते हो तो जो बाइक के हैंडल हैं वो आपको ज़्यादा लगेंगे, 3 बार लगेंगे। अगर आप ऐसे पास होते हो तो आपको बाइक का हैंडल 1 बार लगेगा, है ना। और अगर आप यहाँ से पास होते हो तो आपको एक भी बार बाइक का हैंडल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हो तो वहाँ पे तो ऐसे ही रेगुलर है, कहीं पे कार है कहीं पे बाइक है, तो आप वहाँ से पास कर रहे हो, है ना, पैदल हो आप, वॉक करते हुए निकल रहे हो, पास कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं तो बाइक का हैंडल लग ही जाएगा, क्योंकि इरेग्युलर है, कहीं पे बाइक है कहीं पे कार है, आप कितना भी बच बच के निकल लो वो बाइक का हैंडल लगना ही है ना। तो वही चीज़ होती है एमोर्फस सॉलिड के साथ कि आप किधर से भी लाइट को पास करा दो, उसे रेड और ब्लू दोनों ही मिलने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन से देखो, जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अप्रोक्स सेम ही रहने वाला है। तो दैट मीन्स जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनमें आइसोट्रॉपिक नेचर होती है। यहाँ पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है कि जो एमोर्फस है उसमें तो सब कुछ रेगुलर है, तो यही कहाँ से रेगुलर हो जाएगा, इसमें चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती हैं एमोर्फस सॉलिड में। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम बात करें तो उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, तो वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस देखें, तो अगर आपने बैटरी को इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस लगाए हुए हैं, तो ये इस तरीके से जो अगर ये मान लो ये आयनिक सॉलिड है और ये माइनस वाले हैं ये प्लस वाले हैं, तो माइनस वाले प्लस की तरफ चले जाएंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं अगर मैंने इसको इस तरीके से ना लगा के, जो बैटरी थी वो इस तरीके से लगाई हुई होती यहाँ पे करके, तो क्या होता, इनको आने के लिए, इधर आने के लिए इसको आप कह सकते हो पास करना पड़ता, और इसको उधर जाने के लिए इनको पास करना पड़ता। तो चेंज हो गया ना, जो पहले जितना फोर्स इनको लगाना पड़ रहा था प्लस और माइनस की तरफ जाने के लिए, इस बार वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक नेचर रखते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा एनाइसोट्रॉपिक नेचर, जबकि यहाँ पर हम कह सकते हैं एमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें एक और डिफरेंस देख सकते हैं, फिफ्थ वन इज कि अगर हम बात करें इनके हीट ऑफ फ्यूज़न की। हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, अच्छा सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि हीट ऑफ फ्यूज़न होता क्या है। देखो फ्यूज़न वर्ड शायद आपने सुना होगा, वो सुना है ना, फैशन फ्यूज़न कर सकते हैं, मतलब साउथ और क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट और वेस्ट का फ्यूज़न, है ना, कि मतलब हमने कोई इस टाइप की, स्पेशली गर्ल्स इस चीज़ से ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे कि आपने क्या पहन लिया, कुछ नीचे तो वो धोती स्टाइल का कुछ पहन लिया और ऊपर उसके कोई टॉप डाल लिया, तो क्या हुआ कि आपने वेस्टर्न और जो हमारा इंडियन कल्चर है उन दोनों को फ्यूज़ कर दिया,
है ना। तो इसी मतलब फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों को एक साथ ज्वाइन कर देना, फ्यूज कर देना। तो जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इनमें जो हीट और हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि उस फ्यूजन के बाद जो भी हीट रिलीज हुई या फिर हमने उसको हीट देनी पड़ी फ्यूज करने के लिए, है ना। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, मतलब फिक्स होती है कि अगर आपको दो ये वाले सॉलिड्स को मान लिया एक सॉलिड ये है S1 और एक सॉलिड ये है S2, अगर आपको इन दोनों को फ्यूज कराना है तो इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो इतनी ही होगी, फिक्स है, बुक में लिखी हुई है ना वैल्यू उसकी, दैट मीन्स वो फिक्स है, चेंज नहीं होनी। लेकिन वहीं अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनमें कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती हीट ऑफ फ्यूजन की, दैट मीन्स चेंज होगी। भले ही आपके दो सॉलिड सेम है, आप एक गिलास को किसी प्लास्टिक से ही फ्यूज करा रहे हो, एक हालांकि नहीं होंगे वो फ्यूज, मतलब करा रहे हो आप उनको ना, मेल्ट वेल्ट करके आपने करा दिया, तो एक बार उनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो अलग होगी और दूसरी बार अगर आप चेक करेंगे तो वो चेंज आएंगी, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और अमॉर्फस सॉलिड्स के क्या एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे अभी डायमंड की बात की थी, ग्रेफाइट, उसके अलावा अगर NaCl, ठीक है, कैसे इनको अभी हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा H2O, तो ये H2O सॉलिड फॉर्म में, दैट मीन्स जब हम आइस की बात करें, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल। वहीं अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें आएगा जैसे ग्लास, जैसे प्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है। तो जब अमॉर्फस में हम कोई अरेंजमेंट देख नहीं पा रहे हैं, वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अरेंजमेंट चेंज होता जा रहा है, तो इसकी स्टडी करना डिफिकल्ट होगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि वो अरेंजमेंट बार बार चेंज होता है। थोड़ी देर तक आपने ठीक है नोट डाउन कर लिया कि हाँ ये अरेंजमेंट है, हमने लिख लिया, थोड़ा सा आगे चलती हुई अरेंजमेंट फिर चेंज हो रहा है ना। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर, मान लो ये सॉलिड है और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, मिलियंस में एटम्स हैं, ये इतना बड़ा सॉलिड है, ठीक, तो इसमें पता नहीं कितनी बार इसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं, हम क्या बोलेंगे कि इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट है, हमें नहीं पता चल रहा, अरेंजमेंट चेंज होते जा रहा है। तो इसीलिए जो हम अरेंजमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और हम इसी में ही अरेंजमेंट को पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो अब हमारा मेन फोकस क्रिस्टलाइन ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी डिफरेंट बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, वो कैटेगराइजेशन देखेंगे और फिर उसके बाद हम जो अरेंजमेंट है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।